हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है आनुवंशिक पदार्थ की खोज। बच्चों, हम जब से विज्ञान पढ़ते आ रहे हैं तब से सुनते आ रहे हैं कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे सिद्ध हुआ, कैसे साबित हुआ कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, या आनुवंशिक पदार्थ की खोज के लिए क्या एक्सपेरिमेंट हुआ। बच्चों, 1928 में एक साइंटिस्ट थे फेडरिक ग्रिफिथ। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया चूहों के साथ और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के साथ। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी स्तनधारियों में न्यूमोनिया रोग पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसमें और उसके साथ और चूहों के साथ उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने देखा कि जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है, उस जीवाणु का अगर कल्चर करते हैं तो उसके दो स्ट्रेन प्राप्त होते हैं। एस स्ट्रेन जो होता है वो स्मूथ होता है, कैप्सुलेटेड होता है और निमोनिया पैदा करता है, जबकि जो आर स्ट्रेन है वो रफ होता है और निमोनिया पैदा नहीं करता है। तो ग्रिफिथ ने क्या किया, उन्होंने एस स्ट्रेन को, ठीक है, एस स्ट्रेन को उन्होंने जब चूहों में प्रवेश कराया, रफ स्ट्रेन एस स्ट्रेन को उन्होंने चूहों में प्रवेश कराया, स्मूथ वाले को, तो चूहे मर जाते हैं। वैसे ही उन्होंने रफ स्ट्रेन को, यानी नॉन वायरुलेंट, यानी जो निमोनिया नहीं करते हैं, उनको चूहों में प्रवेश कराया तो चूहे जिंदा रहते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने आगे क्या किया कि जो ये स्मूथ स्ट्रेन है उनके बैक्टीरिया को उन्होंने किल कर दिया ज्यादा तापमान में। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा करके इनको मार दिया, फिर चूहों में प्रवेश कराया तो चूहे जिंदा थे, क्योंकि बैक्टीरिया तो मर गया था। ठीक है, तो चूहे जिंदा थे। अब उन्होंने तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने जो टेम्परेचर ज्यादा करने से मरे हुए जो स्मूथ स्ट्रेन वाले जीवाणु थे, यानी जो जीवाणु निमोनिया पैदा करते थे, उनको ताप से मार दिया। उन मरे हुए जीवाणु को जब उन्होंने उनके साथ मिला के डाला दूसरे वाले जीवाणुओं के साथ, जिंदा थे, हाँ, दूसरे वाले जिंदा जो कि निमोनिया पैदा नहीं करते थे, उनके साथ मिला के देखा तो उन्हें सरप्राइज हुआ कि चूहे मर गए, क्योंकि चूहे तो मरने नहीं चाहिए थे, क्योंकि जो उन्होंने डाले थे वो तो ताप से मार दिए गए थे। यानी मरे हुए जीवाणुओं को जब उन्होंने ऐसे जीवाणुओं के साथ मिला के डाला जो रोग पैदा नहीं कर सकते थे, उनके साथ डालने पर भी चूहे मर गए। ठीक है, तो जांच करने पर उन्होंने देखा कि जो मरा हुआ चूहा था, जब उसकी जांच की तो इस मरे हुए चूहे से आर और एस दोनों जीवाणु प्राप्त हुए, जबकि एस तो सारे मरे हुए डाले थे, तो ये एस जिंदा कहां से हो गए। ठीक है, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो आर प्रकार के जीवाणु थे वो मरे हुए एस का आनुवंशिक पदार्थ ग्रहण करके एस प्रकार की जनरेशन उत्पन्न करते हैं, और इसी एस प्रकार की जनरेशन ने वहां पर रोग पैदा किया। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए 1943 में, एवरी, मैकलॉड और मैककार्टी। इन्होंने जो गर्म करके मार डाले गए एस जो जीवाणु थे, जिन्हें गर्म करके मार दिया था, उन जीवाणुओं का जो एक्सट्रैक्ट था, उनसे डीएनए, प्रोटीन, वसा और आरएनए को हटा दिया। ठीक है, यह डीएनए हटा दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले इनको निकाला, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि पहले इसमें डाला प्रोटीएज तथा आरएनएज। प्रोटीएज और आरएनएज डाला तो क्या हुआ, प्रोटीन खत्म हो गया और आरएनए खत्म हो गया। फिर भी रूपांतरण होता है, फिर भी चूहे मर जाते हैं। फिर उन्होंने जब डीएनए से इनको पचाया, यानी डीएनएज, तो डीएनएज क्या होता है, जो डीएनए को तोड़ देता है, डीएनए को खत्म करता है, वाले एंजाइम को डाला तो रूपांतरण बंद हो गया। इससे उन्होंने पता लगाया कि प्रोटीन पाचक एंजाइम
और आरएनए पाचक एंजाइम इस रूपांतरण को प्रभावित नहीं करते हैं। इसलिए जो प्रोटीन और आरएनए है वो रूपांतरण नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जब हमने इनको डीएनए एंजाइम से ट्रीट किया, यानी डीएनए नष्ट हो गया, तो उसके बाद रूपांतरण भी बंद हो गया। रूपांतरण मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो जिंदा थे, जो निमोनिया पैदा नहीं करते थे, उन जीवाणुओं ने मरे हुए जीवाणुओं का, उनसे जेनेटिक मटेरियल ले लिया, ठीक है। डीएनए, यानी डीएनए में ही वो रोग पैदा करने वाले कारक थे, उनका डीएनए ले लिया, तो वो भी फिर रोग, उनकी जो संतानें हैं वो भी रोग उत्पन्न करने लग गई। इसको रूपांतरण कहा। और उन्होंने सिद्ध किया जो ये रूपांतरण होता है वो डीएनए के कारण होता है, न कि आरएनए और प्रोटीन के कारण, ठीक है। डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इसके लिए हर्शे और चेज दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1952 में अपना एक्सपेरिमेंट किया। किस पर? जीवाणु भोजी विषाणुओं पर किया, ठीक है। हर्शे और चेज ने इसके लिए दो रेडियोधर्मी तत्वों P32 और S35, ठीक है, का उपयोग करके जीवाणु भोजी के जीवन चक्र का अध्ययन किया, ठीक है। उन्होंने इस्चेरिशिया कोलाई जीवाणु को P32 और S35 जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं युक्त उनका जो मीडियम है, उनके उस मीडियम में P32 और S35 वाले मीडियम में इनको ग्रो करवाया, इनको कल्चर कराया, ठीक है। कल्चर करने से क्या हुआ? ये जो रेडियो सक्रिय तत्व हैं जीवाणु के अंदर चले गए, ठीक है, जीवाणु के अंदर चले गए। तो जो P32 में उगाए गए थे, P32 में जो उगाए गए थे, उसमें जो डीएनए होता है उसके वो रेडियो एक्टिव हो जाता है, जबकि उनका जो खोल होता है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता है, क्योंकि फास्फोरस डीएनए में होता है, बाहर कवर में नहीं होता है। जबकि जो S35 में डाले गए थे, S36 नहीं बच्चों, S35 पढ़िएगा, S35 में जो डाले गए थे उनमें डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं होता है, जबकि जो उनका बाहर का जो कवर होता है उन जीवाणुओं का वो रेडियो एक्टिव हो गया था, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया? वायरस का, जीवाणु का इन एस्चेरिशिया कोलाई पर, इन एस्चेरिशिया कोलाई जीवाणु पर वायरस बैक्टीरियोफेज का संक्रमण कराया, ठीक है। वायरस बैक्टीरियोफेज का संक्रमण करवाया। ये देखिए, इसमें जो बाहर का कवर है वो रेडियो एक्टिव है S35, और इसमें जो अंदर का डीएनए है वो रेडियो एक्टिव है, ठीक है, सल्फर वाले में। तो क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? संक्रमण कराने के कुछ मिनट बाद, संक्रमण कराने के 30 मिनट बाद लगभग जीवाणु भोजी जो विषाणु था उसने जीवाणु कोशिका का विघटन कर दिया, और उसके बाद उसने, आपको पता है कि जब हमने वायरस वाला चैप्टर पढ़ा था उसके बाद अपनी संततियां उसने अलग अलग कर दी, यानी विघटन कर दिया। इस विघटन के बाद जो हमें उसकी संततियां प्राप्त हुई, उसमें हमने देखा कि एक समूह के जीवाणु भोजी के डीएनए में रेडियो एक्टिव फास्फोरस P32 था, और दूसरे में जो बाहर का कवर था उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट था। इसके बाद P32 और सल्फर 35 युक्त जीवाणु भोजियों को अलग अलग सामान्य ई कोलाई पर संक्रमण कराया गया, ठीक है। संक्रमण के कुछ टाइम बाद सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा जीवाणु को जीवाणु भोजी वायरस से अलग करके जीवाणु तथा जीवाणु भोजी में रेडियो एक्टिव तत्वों का एनालिसिस किया गया, ठीक है। तो एनालिसिस में हमने देखा कि जीवाणु भोजी का 95% P32 जो कि डीएनए में निहित था वो जीवाणु में अंतःस्थापित हो गया, ठीक है, जीवाणु में चले गया, जबकि S35 की पूरी मात्रा जो जीवाणु भोजी की खोल में थी, पूरी की पूरी जीवाणु भोजी के खोल में थी। इससे ये संकेत मिलता है कि प्रोटीन
विषाणु से जीवाणु में प्रवेश नहीं करता है, ठीक है। प्रोटीन नहीं गया, वो खोल में ही रह गया, जबकि जो डीएनए था वो विषाणु से जीवाणु में चले गया। इससे सिद्ध होता है कि जो आनुवंशिक पदार्थ है वो डीएनए ही है जो विषाणु से जीवाणु में आता है। बच्चों ये चित्र में भी दिखाया गया है, एक जो जीवाणु भोजी थे उनको जीवाणु भोजियों को इसमें प्रयोग किया गया और इसके द्वारा ये निष्कर्ष निकाला गया कि केवल जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए ही विषाणु से जीवाणु में जाता है। तो बच्चों ये था हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा जब हम आनुवंशिक पदार्थ की बात कर रहे हैं तो हम ये भी जान लेते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ के कौन कौन से गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बच्चों आनुवंशिक पदार्थ के कुछ गुण होते हैं, जैसे आनुवंशिक पदार्थ को अपनी प्रतिकृति बनाने में सक्षम होना चाहिए, ये रासायनिक और संरचनात्मक रूप से स्थायी होने चाहिए, ये सूचनाओं का संग्रहण करने के लिए एबल होने चाहिए, इनमें उत्परिवर्तन की संभावना होनी चाहिए जो विकास के लिए आवश्यक होती है, इसमें स्वयं को अभिव्यक्त करने का गुण होना चाहिए, ठीक है। इनमें उपापचयी क्रियाओं यानी मेटाबॉलिज्म के संचालन की क्षमता होनी चाहिए जिससे कि आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण हो सके, इसमें उपार्जित या संचित गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में संचारित करने की क्षमता होनी चाहिए, इसमें प्रत्येक दुगुणन या प्रतिकृतियन के पश्चात अपनी यथार्थता बनाए रखने अर्थात अनुलेखन या अनुवाद की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये विकास के समय उसमें विभेदन उत्पन्न करने चाहिए, ये कोशिका को विभिन्न संरचनात्मक एवं क्रियाओं की क्षमता प्रदान करने वाले होने चाहिए और ये युवावस्था से मृत्यु तक के विकास को नियंत्रित करने वाले होने चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों दो लोगों का नाम आता है आरएनए और डीएनए का। तो आरएनए और डीएनए में आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड पर 2 हाइड्रोक्सिल समूह मिलता है और ये क्रियाशील समूह है जिसके कारण आरएनए अनस्टेबल होता है और आसानी से विखंडित हो जाता है। यानी हम डीएनए और आरएनए के बीच कहें तो डीएनए आरएनए से अधिक स्थिर होता है, इसलिए डीएनए को ही सबसे अच्छा आनुवंशिक पदार्थ माना गया है। तो इस तरीके से बच्चों डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए की खोज किस प्रकार हुई, ये 1 और 2 एक्सपेरिमेंट थे। आप इनको एक बार और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा ये किस प्रकार हुए होंगे, तो फिर आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।